So let's start our today's class with the new chapter, that is chapter number 2, microorganisms, friend and foe. तो फ्रेंड का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, बट फो का मतलब होता है एनिमी, ओके, या शत्रु या दुश्मन। ओके तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड या फिर छोटे छोटे काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कैसे हम लोगों के लिए एक फ्रेंड भी हैं, यानी हम लोगों की मदद भी करते हैं कई चीज़ों में, और हम लोगों के लिए दुश्मन भी हैं। दुश्मन कैसे हैं आप लोगों को पता है, बैक्टीरिया वगैरह से हमें बीमारियां हो जाती है, वायरसेस वगैरह से, ठीक है। बट ये सब फायदेमंद कैसे हैं, ये भी अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। तब तक आप खुद से चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स ढूंढते रहिए, जितने हो पाए करिए। बाकी मैं क्वेश्चन आंसर्स उस चैप्टर के प्रोवाइड करूँगा। ओके आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द प्रीवियस चैप्टर और चैप्टर नंबर 1, ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। इस क्लास में मैं I will read each and every paragraph line by line and explain you each and every line. Okay. In case of any doubt, you can directly ask me in Telegram. Okay. So let's start the today's class. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. हम बहुत सारे ऐसे जानवरों को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, है ना, इंसेक्ट्स हो, तो ये सारे हमें अगल बगल देखने मिल जाते हैं। बट इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट इजीली विजिबल विथ आवर नेकेड आईज। ओके तो इसीलिए इनको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिजम्स का मतलब आप लोगों को पता ही है लिविंग थिंग्स। तो बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इनको शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आप लोगों ने बरसात के टाइम पे देखा होगा कि अगर ब्रेड ज़्यादा दिन तक रखी रह गई है खुले में, तो उस पर ग्रे कलर के वाइट ग्रेइश जो है वो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर उसके ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये ब्रेड मोल्ड होते हैं। ये एक तरह के फंगस होते हैं जो कि ब्रेड में लग जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these structure come from? तो अब हम पता करेंगे कि वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेड। ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water and a beaker under the microscope. What do you see? थोड़ा सा गीली मिट्टी लेकर उसको एक मैदान से गीली मिट्टी लेकर फील्ड से एक बीकर में रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। जब मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल हो जाएं और पानी ऊपर आ जाए, यानी पानी क्लियर हो जाए, तो वाटर के एक बूंद को निकाल कर, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखिए तो आप लोगों को क्या दिखेगा? आप लोगों को दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे उस सॉइल में। ठीक है, एक्टिविटी 2.2, take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. पानी को लीजिए, बहुत एक दो बूंद पानी तालाब का होना चाहिए, पॉन्ड का, पॉन्ड वाटर आप लीजिए और उसको ग्लास स्लाइड में स्प्रेड करके माइक्रोस्कोप में देखिए, तो उसमें भी आपको सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही देखने मिलेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, वो आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड?
These observations show that water and soil are full of tiny organisms. हमें ये पता होना चाहिए कि पानी और मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सॉरी, पानी और मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर ऑल्सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैनॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. हमें हमारी नॉर्मल आँखों से देखने को नहीं मिलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमें इनको माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप बना ही इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए. ठीक है. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. जो फंगस होता है जो कि ब्रेड में उगता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, दैट कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. उसके लिए अपन को माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है. सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से भी वो फंगस देखा जा सकता है. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जा सकते. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, क्योंकि इनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की. Okay, so microorganisms are classified into 4 major groups. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुपों में बांटा गया है. मतलब सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्हीं 4 ग्रुप में आ जाते हैं. क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी. ओके, तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ and some algae are unicellular organisms whereas fungi is a multicellular organism. What do you mean by unicellular? मतलब बैक्टीरिया का जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बना है. ठीक है. whereas जो फंगस की बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है. ठीक है. जैसे अपनी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है, अपन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ओके, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. So we'll visit that figure. But before that, viruses are also microscopic. Viruses भी microscopic होते हैं, but are different from other microorganisms. क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर, लिविंग थिंग्स के बाहर वायरसेस क्या होते हैं? इनएक्टिव या डेड. जैसे ही वो लिविंग थिंग्स के अंदर पहुंचते हैं वो लिविंग हो जाते हैं खुद. ठीक है. वो लिविंग थिंग्स की मशीनरी से मल्टीप्लाई करके खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बढ़ते जाते हैं. ठीक है. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस यानी डिवाइड करते हैं जब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं. शरीर के बाहर ये डेड होते हैं. ठीक है. इसीलिए जो वायरसेस हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं कि दे आर लिविंग और दे आर डेड. अभी ये साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि एग्जैक्टली वायरसेस को किस कैटेगरी में डालें, लिविंग में डालें या डेड में डालें. ओके. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो कुछ बीमारियां हैं जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और कुछ सर्दी खांसी वाली जो बीमारियां हैं वो वायरसेस से ही होती है. वो वायरसेस से ही होती हैं. डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. कुछ डिजीजेस होते हैं जैसे डिसेंट्री हो गया और मलेरिया हो गया, ये प्रोटोजोआ कॉज करते हैं. इनको प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं. ठीक है. प्रोटोजोआ इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. प्रोटोजोन्स में पूरी के पूरी उनका कैटेगरी आ गया. ठीक है. वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस. तो हमने देखा कि प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ डिजीजेस हैं डिसेंट्री, मलेरिया, वेयर एज बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीजेस हैं टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. टाइफॉइड में बुखार आता है बहुत तेजी से. ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स में पानी भर जाता है.
ठीक है, लंग्स में छेद हो जाता है जिससे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, डिसेंट्री आपको पता है, दस्त लगना। मलेरिया आपको पता है, बुखार आता है एक दिन छोड़ के ठंड लग के जोर से मलेरिया में। ओके, सो मलेरिया और डिसेंट्री तो किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो हम इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म कद कैसा दिखता है, हमको आइडिया लग जाएगा। तो जो फर्स्ट इमेज है यानी 2.1, वो बहुत ही रियल इमेज है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखी गई इमेज है ये। तो बैक्टीरिया ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड माइक्रोस्कोप। मतलब अगर आप तालाब के पानी को या मिट्टी से जो पानी निकला हुआ है उससे आप अगर उसको माइक्रोस्कोप में रखोगे तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, अब फिगर 2.2 में एल्गी दिखाया हुआ है। एल्गी क्या होती है? काई होती है, जो बरसात के टाइम पे ग्रीन कलर के पैचेस जम जाते हैं कई कई जगह, जो दीवारें गीली होती हैं या फिर तालाब के ऊपर। तो ये क्लोरोफिल होता है इनमें, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये खुद से अपना खाना तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, अब फिगर 2.3 में प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम। तो एमीबा से डिसेंट्री होती है, एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। पैरामीशियम से अपन को कई डिजीजेस होते हैं। और कुछ एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ के, जैसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, ये भी प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। ठीक है, सो अब फिगर 2.4 में अपन देख सकते हैं कि बहुत सारे फंगस के एग्जांपल दिए हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, यानी डबल रोटी में यानी ब्रेड में जो फंगस ग्रो करता है, जब उसको मॉइस्ट ब्रेड को या गीली ब्रेड को आप बहुत दिन तक बाहर छोड़ दो तो उसमें यही ब्रेड मोल्ड ही है जो एक तरह का फंगस होता है, ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब अगला है फंगस पेनिसिलियम। ठीक है, इससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने जो एंटीबायोटिक है दवाई पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं वो डिस्कवर की थी, पेनिसिलम नोटाटम से। तो ये पेनिसिलम ही है। ओके, अब बगल में एस्परजिलस है। ठीक है, ये भी एक तरह का फंगस है। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, और मल्टी सेलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ, या फिर मल्टी सेलर भी हो सकते हैं जैसे बहुत सारे एल्गी होते हैं और फंगस होते हैं, ये सारे मल्टी सेलर होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये इंसानों की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जानवरों की बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, some microorganisms grow on other organisms while other exist freely, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर उगते हैं, बाकी जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ब्रेड में आपने देखा था, ब्रेड के ऊपर उग रहा था ये मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। तो ये ब्रेड मोल्ड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी ब्रेड के ऊपर उग रहा था, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। हम में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशन है, हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से इंटरेक्ट करते हैं? ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दही बनाने, दूध में जो लैक्टोबैसिलस होता है वो दही बनाने का काम करता है। ठीक है,
ओके। सो और भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपन को हेल्प करते हैं, जैसे इंटेस्टाइन फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो अपने इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपन की मदद करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, मैंने बताया था आपको, ब्रेड एंड केक। तो ब्रेड एंड केक बनाने के लिए जो ईस्ट होता है, एक तरह का ये फंगस होता है ईस्ट, वो रिक्वायर्ड होता है ब्रेड और केक बनाने के लिए। क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि ईस्ट, जब ईस्ट को पानी में मिलाया जाता है तो वो ग्रो करने लगता है। उसके ग्रो करने से क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत सारी हो जाती है, आप अगर ब्रेड बना रहे हो तो ब्रेड का जो बैटर होता है तो उस पर आप ईस्ट डालते हो, तो ईस्ट बहुत सारी ब्रेड के बैटर को यूटिलाइज करने लगता है, ठीक है, खाने लगता है उसको। और ईस्ट उसको खाने के बाद, उसको डाइजेस्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके बैटर से निकलने के लिए कोशिश करती है, तभी वो आपका जो केक है वो धीरे धीरे फूलता है और उसमें छोटे 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 होल बन जाते हैं, क्योंकि वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली होती है जो कि ईस्ट ने प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो ईस्ट का सिग्निफिकेंस क्या होता है? केक को फुलाने के लिए। तो केक को फुलाता क्यों है वो? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए जगह चाहिए होती है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड का मैंने आपको बता ही दिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज बीन यूज्ड फॉर एजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ओके। शराब कारखानों में अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, जो जिससे भी शराब बनती है, चाहे वो बार्ले हो, चाहे वो महुआ हो, है ना। तो जो भी चीज से बनती है, चाहे वो शुगर केन हो या फिर वीट हो, तो इनको सड़ा सड़ा के बनती है, तो वो सड़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज किया जाता है, ओके। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को साफ रखने में बहुत मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील्स, मतलब सब्जियों के छिलके जो होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये तोड़ दिए जाते हैं हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल ऑल द बैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया जो है वो मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज होता है, ठीक है, दवाई बनाने के भी काम आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में भी किसानों की मदद करते हैं। कैसे? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाकर। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करके। अब नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है? नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यानी एयर में प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एयर की नाइट्रोजन है, ये डायरेक्टली प्लांट अपने यूज़ में नहीं ले सकते। तो इनको यूज़ में लेने के लिए, नाइट्रोजन को यूज़ में लेने के लिए प्लांट्स को पहले कोई मीडियम चाहिए जो कि उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे। वो नाइट्राइट और नाइट्रेट ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने यूज में ले सकते हैं ग्रो करने के लिए। तो ये काम कौन करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में तोड़ने का ये काम करता है राइजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है, जो कि लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में होता है। जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, चाहे वो मटर हो, चना हो, दाल हो, तो इनके रूट्स में ये प्लांट होता है, रूट नोड्यूल्स बना लेता है ये, और ये सॉइल से नाइट्रोजन को लेकर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर उसको फिक्स करता है, यानी एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इजीली, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कुल मिला के, ये बैक्टीरिया। राइजोबियम हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड।
यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप लोगों को घर पे भी पता है कि जो जामन डालते हैं अपन दूध में, उससे जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन करवाता है, बैक्टीरिया करवाता है, ठीक है। कर्ड contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promote the formation of curd. जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसी की मदद से दही बनती है या कर्ड बनती है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये मिल्क में मल्टीप्लाई करता है और दही बना लेता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया जो है वो चीज बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, चीज़ भी बनाने में मदद करता है, अचार भी, और बहुत सारे दूसरे फूड आइटम्स भी। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द रवा यानी सूजी, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। सूजी बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, भटूरा बनाने के लिए हमें कर्ड की ज़रूरत, दही की ही ज़रूरत पड़ती है। और दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो इडली बनाने के लिए और डोसा बनाने का जो बैटर होता है उसको सड़ाने के लिए भी बैक्टीरिया का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। उसको बहुत देर तक उसको रख दिया जाता है धूप में ताकि वो सड़ता रहे, और जब उसमें खमीर उठ जाता है तभी, यानी जब बैक्टीरिया पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तभी वो यूज़ हो पाता है इडली बनाने के लिए, अदरवाइज इडली फूलेगी ही नहीं, ओके। सो गाइज, आज के लेक्चर में मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट you are continuously revising all my previous lectures, and please continue revising all the previous lecture because they are very important, okay. So that's all for now guys, thank you so much.